Welcome to BPSC Concept Wala. This is Rahul Mishra and this is the Confidence Booster series that we are bringing for the day 5. ये 5वां दिन है कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज़ का. जिसको कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज़ के बारे में नहीं पता है तो उसके लिए एक क्विक रिकैप है. कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज़ क्या है? इसमें आपको डेली कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं. 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन का आपको सेट दिया जा रहा है. उसको आपको सॉल्व करना है. वहाँ आपको देखना है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं. उसके बाद आपको इन वीडियोस को देखना है और इन वीडियोस के थ्रू उन 10 क्वेश्चंस के बेसिस पे आपके 30 to 40 टॉपिक्स को रिवाइज कराया जा रहा है. ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके PYQ से पिक किए गए हैं, जिनके एग्ज़ाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है. एट द एंड ऑफ दिस सीरीज़, ये कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज़ के एंड होने पे हमारा एम है कि हम एटलीस्ट 300+ टॉपिक्स को टच कर लें और इन टॉपिक से आपके कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो. अगर आप सिर्फ कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज़ के क्वेश्चन ही करके जाओ तो एटलीस्ट इन टॉपिक से आपको 70 to 80 क्वेश्चंस मिलें जो कि आप श्योर शॉट सही करके आओ. अब बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है. पहली कि इस क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में दिया जा चुका है. आप पहले ये मेक श्योर करोगे कि आपने खुद से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया है. उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप 10 में कितना स्कोर कर रहे हो. डे 5 के क्वेश्चन में इफ़ यू आर स्कोरिंग एनीथिंग अबव 6 दैट मीन्स कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है. आपको बस उसी चीज़ को मेंटेन करना है. अगर इसमें आपका मार्क्स 5 और 6 5 या 6 आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको थोड़ा सा कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है. आपको ये चेक करना है कि किन किन टॉपिक्स में आप गलती कर रहे हो और उसको थोड़ा सा रिवाइज़ करने की ज़रूरत है. इफ़ यू आर स्कोरिंग एनीथिंग बिलो 5 से कम आ रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आप एक बार इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए. आपको थोड़ा सा ज़्यादा कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है. आपको ये मेक श्योर करने की ज़रूरत है आपका पढ़ाई करने का, आपका रिवीजन करने का तरीका सही है कि नहीं, क्योंकि दिन कम है और आपको थोड़ा सा ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अगर 5 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है. अभी भी बहुत कुछ पॉसिबल है. ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप PDF डाउनलोड करके क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कर लोगे. उसके बाद इस वीडियो को देखोगे. इस वीडियो को देखने से सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि आपको क्वेश्चंस के आंसर पता चलेंगे. क्वेश्चन के आंसर बताने के लिए ये वीडियो नहीं है. ये वीडियो है कि उन क्वेश्चन के बेसिस पे आप कितने टॉपिक्स को रिवाइज़ कर सकते थे, कितने टॉपिक्स को आपको रिवाइज़ कर लेना चाहिए, वो सारे टॉपिक्स आपके रिवाइज़ हो जाएंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है. पहला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है. ट्रिकी भी नहीं, इसमें 2 क्वेश्चंस को मर्ज कर दिया गया है और लैंग्वेज को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है. इसलिए क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या ट्रिकी लग रहा है, लेकिन है ये बिल्कुल आपका PYQ थीम पे बेस्ड. तो एक बार पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है. मैं क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ूंगा और हिंदी में साथ साथ बताते चलूँगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है. ए शेफ इज़ कुकिंग लेंटिल्स इन ए प्रेशर कुकर. एक प्रेशर कुकर में खाना बनाया जा रहा है हाई एल्टीट्यूड पे, जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम है. द कुकर इज सील्ड एंड इट्स इंटरनल प्रेशर इज मेंटेन्ड एट 2 atm. मतलब कि 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसका इंटरनल प्रेशर है. मतलब कि कुकिंग जो हो रही है वो एक हायर एल्टीट्यूड पे हो रही है जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर कम है. लेकिन वहाँ पे कुकिंग किस चीज़ के अंदर हो रही है? एक प्रेशर कुकर के अंदर हो रही है जिसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है. Compared to cooking at same length in an open pot at the same location, the pressure cooker will cook faster primarily because. मतलब कि प्रेशर कुकर के अंदर ज़्यादा तेज़ कुकिंग होगी इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैं एक ओपन बर्तन में कुकिंग करता. ऐसा क्यों होगा? तो अब यहाँ किया एक्चुअली में ये गया है कि 2 क्वेश्चंस को मर्ज कर दिया गया है. एक क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में ज़्यादा तेज़ कुकिंग क्यों होती है, और दूसरा क्वेश्चन था कि हायर एल्टीट्यूड पे स्लोअर कुकिंग क्यों होती है. इन दोनों क्वेश्चंस को मर्ज करके एक क्वेश्चन बना दिया गया है और लैंग्वेज को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है. इसीलिए आपको लग रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग या कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है. अगर आप इसके ऑप्शंस को देखते तो बहुत ईजिली आप आंसर पे आ जाते. तो सबसे पहले इसके एक्सप्लेनेशन या इसके रिवीजन मोड में जाने से पहले आई विल टेल यू द करेक्ट आंसर, ताकि आप अपना आंसर मैच कर लो. तो आंसर विल बी बी. इंटरनल प्रेशर इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. मतलब कि इंटरनल प्रेशर के इंक्रीज़ होने की वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हायर कुकिंग टेम्परेचर पॉसिबल है और इसीलिए कुकिंग ईजिली या फास्टर हो पाती है.
ठीक है, अब आंसर बताना मोटिव नहीं था, यहाँ पे मोटिव है कि हम चीज़ों को रिवाइज कर लें। अब दिस इज़ द रेफरेंस इमेज फॉर समवन हु हैज़ डन द क्लास, जिसने क्लास की है उसके लिए एक रेफरेंस इमेज है ताकि उसकी थोड़ी सी मेमोरी एक्टिवेट हो जाए कि ठीक है मैंने क्लास में ये चीज़ पढ़ी है। अब नाउ कमिंग टू द कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है इस क्वेश्चन में? द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट इज इन्वॉल्व इज रिलेशनशिप, just give me 1 second. Relationship between pressure and boiling point. क्या रिलेशनशिप होता है? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन प्रेशर, मतलब प्रेशर जैसे ही इंक्रीज करेंगे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो कि अब आपको ये पता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसके साथ एक प्रेशर कंडीशन भी एसोसिएटेड रहता है जो हम भूल जाते हैं या जो हम इग्नोर कर देते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस तब होता है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 हो, मतलब कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब अगर बोला जा रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं हायर प्रेशर कर दूँ, मतलब प्रेशर को बढ़ा दूँ, तो वाटर 100 की जगह अब 120 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होने लग सकता है। 120 डिग्री सेल्सियस जस्ट एक एग्जांपल हुआ। और अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज़ कर दूं तो जो 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा था वो हो सकता है कि 80 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल हो जाए। सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व इन दिस क्वेश्चन। यही वो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व है कि रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट। प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर जाएगा, प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ कर जाएगा। अब चलो आते हैं क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि एक बार कुकिंग हो रही है प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर का मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया मैंने। प्रेशर मैंने अगर इंक्रीज़ कर दिया तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज़ कर जाएगा। अब ये देखो, ये है मेरा प्रेशर कुकर, यहाँ मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब सपोज़ करो पहले प्रेशर कुकर का ढक्कन मैंने बंद नहीं किया था। प्रेशर कुकर का ढक्कन मैंने बंद नहीं किया था तो ये नॉर्मल 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल हो जा रहा होगा और 100 डिग्री सेल्सियस पे ही खाना कुक हो रहा होगा। अब जैसे ही मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाया, अंदर होने लगा प्रेशर इंक्रीज़। अब जो अंदर पानी है वो 120 डिग्री तक, ये 120 मैं बार बार जो लिख रहा हूँ ये जस्ट फॉर एग्जांपल लिख रहा हूँ। अब ये पानी जो है 120 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, वहाँ पे जाके बॉयल होगा। मतलब कि कुकिंग जो होगी हायर टेम्परेचर पे होगी, इसलिए कुकिंग फास्टर हो पाएगी। कंडीशन नंबर 2 कि हायर एल्टीट्यूड पे जहाँ पे प्रेशर कम होता है वहाँ पे क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज़ कर जाएगा। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे पहाड़ पे कुकिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे प्रेशर कम है, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी कम है। मतलब कि अगर यहाँ पे मैं इसके अंदर कुकिंग कर रहा हूँ तो यहाँ जो वाटर बॉयल होने वाला था वो 80 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो खाने की कुकिंग हो रही है वो 80 डिग्री सेल्सियस पे ही हो रही है, इसीलिए कुकिंग जो है वो स्लो होती है या टाइम लगता है कुक करने में। सो दिस वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व इन दिस क्वेश्चन कि प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का क्या रिलेशनशिप है और कैसे हायर प्रेशर पे कुकिंग जल्दी हो पाती है। आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगेन ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, बस लैंग्वेज को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया है, लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज किया है ताकि आपको थोड़ा सा सोचना पड़े। क्या है क्वेश्चन? अ सिक्योरिटी इंजीनियर इज टास्क्ड विद चूजिंग मिरर ऑफ मैक्सिमम सर्वेलेंस कवरेज। एक सिक्योरिटी इंजीनियर को एक मिरर चूज करने के लिए दिया गया है जिससे वो मैक्सिमम सिक्योरिटी सर्वेलेंस का कवरेज कर पाए। कहाँ पे? लार्ज डिपार्टमेंटल स्टोर में। द मिरर मस्ट अलाउ द गार्ड टू सी ए वाइड एरिया, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को वो कवर कर सके, और बैलेंस ब्रांचिंग मल्टीपल डायरेक्शन। ठीक है, ये बस लैंग्वेज इसकी कॉम्प्लिकेट करने के लिए ये सब चीज़ की गई है। वाइल प्रोड्यूसिंग एन अपराइट इमेज, मतलब कि सीधा इमेज बनना चाहिए। विच टाइप ऑफ मिरर शुड बी सेलेक्टेड। अब इसमें क्या हो सकता था ना कि आपको सिंपल ये बोल दिया जाता कि एक सिक्योरिटी सर्वेलेंस के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर में कैसा मिरर यूज़ करना चाहिए, तो भी ये क्वेश्चन इक्वली वैलिड हो जाता।
ये इतनी सारी बातें इसलिए लिखी गई हैं ताकि आपको लगे कि क्वेश्चन का लेंथ बहुत ज़्यादा है तो ये एक मुश्किल क्वेश्चन होगा। तो एग्ज़ाम में भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे क्वेश्चन का लेंथ तो बहुत ज़्यादा होगा लेकिन वो बहुत सिंपल होगा और बहुत ईजिली सॉल्व किया जा सकता होगा। सो बिफोर गोइंग इनटू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, बिफोर गोइंग इनटू द रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, पहले इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा कन्वेक्स मिरर। इधर भी आप देख लीजिए, हिंदी में ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब जिसने पहले ये क्लासेस की हुई हैं उसके लिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इजी होगा या ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा इजी होंगे। अब इसमें हमको समझना ये है ना कि अगर इसको रटते रहोगे ना कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स के लिए हमें कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करना चाहिए, शेविंग के लिए हमें कौन सा मिरर यूज़ करना चाहिए, रियर व्यू और मिरर के लिए कौन सा मिरर यूज़ करना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा याद करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हम उस इमेज की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कैसे इमेजेस बनाता है, उन इमेजेस की क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर हम उसको समझ लें फिर हम बहुत ईजिली डिड्यूस कर पाएंगे, बहुत ईजिली समझ पाएंगे कि यहाँ पे कौन से इमेज की, कौन से मिरर की हमको ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर दिखता कैसा है, ऐसा दिखता है, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जितने भी ये इमेज बनाता है वो वर्चुअल होते हैं, जितने भी ये इमेज बनाता है वो इरेक्ट होते हैं, जितने भी ये इमेज बनाता है वो डिमिनिश्ड होते हैं। इसका क्या मतलब कि ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रख दो, जो इमेज बनेगा वो एक वर्चुअल इमेज बनेगा, वो एक इरेक्ट इमेज बनेगा और वो एक डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। मतलब कि वो एक, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज भी ऐसे ही बनेगा, अगर इरेक्ट का मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज भी ऐसे बनेगा। वर्चुअल का मतलब है कि वो एक रियल इमेज नहीं, वो किसी स्क्रीन पे आप नहीं देख पाओगे, वो एक वर्चुअल इमेज होगा। और डिमिनिश्ड इमेज का मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट आपका इतना बड़ा है तो इमेज जो बनेगा वो एक छोटा इमेज बनेगा। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ है कॉन्वेक्स मिरर की जो आपको ध्यान में रखनी है और इसके बाद आपको सोचना है कि मैं इसको किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकता हूँ। अब इसमें से इरेक्ट और डिमिनिश्ड वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी जगह आप इसके यूज़ से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दोगे कि नहीं, यहाँ तो ये यूज़ नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं कैसे कैसे आप डिड्यूस कर सकते हो। पहला आप देखो कि रियर व्यू मिरर, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कौन से मिरर को, अगर मुझे ये पता करना है। तो रियर व्यू मिरर में आपका पहला काम क्या है, पहला काम ये है, रियर व्यू मिरर का मतलब क्या हुआ, गाड़ी चला रहे हो तो जो शीशा रहता है, इस तरह से जो शीशा लगा रहता है उसके लिए। तो पहला मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे पीछे जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ दिखें। तो इसके लिए अगर मिरर ऐसा रहेगा जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को गैदर कर सकता है तो मैं वैसा मिरर यूज़ करूँगा। दूसरा मेरे पास ऑप्शन रहेगा, दूसरा मेरा रिक्वायरमेंट रहेगा कि वो इरेक्ट इमेज बनाए। अगर आपके पीछे से गाड़ी आ रही है और गाड़ी आपको उल्टी दिखाई दे तो फिर तो कोई सेंस नहीं है ना। दैट मीन्स कि मेरे पास ये रिक्वायरमेंट है कि ऑब्जेक्ट कहीं भी रहे, मुझे उसका इमेज जो बनना चाहिए वो एक इरेक्ट इमेज बनना चाहिए। और दूसरा मेरा रिक्वायरमेंट है कि वाइड व्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि गाड़ी पीछे से आ रही है और मुझे सिर्फ एक ही गाड़ी दिखाई दे रही है, उसके बगल अगल की गाड़ी मुझे दिखाई ही नहीं दे रही। तो इससे बहुत ईजिली आप डिड्यूस कर सकते हो कि कौन सा ऐसा मिरर है जो हमेशा ही इरेक्ट इमेज बनाता है। तो उसका आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। इसीलिए हम लोग रियर व्यू मिरर में एक कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ करते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था कि शॉप में सिक्योरिटी के लिए, इसके लिए फिर कैसा यूज़ करेंगे। अगेन मेरे पास क्या रिक्वायरमेंट होगी, ये देखो ऐसा इमेज होता है। इसके लिए मेरे पास क्या रिक्वायरमेंट होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर हो और दूसरा कि हमेशा इरेक्ट इमेज बने। ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, इमेज जो हो वो एक्सक्यूज़ मी, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, जो इमेज बने वो एक इरेक्ट इमेज बने, ठीक है। तो अगेन हम लोग कैसा यूज़ करेंगे मिरर, हम लोग यूज़ करेंगे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो शॉप सिक्योरिटी के लिए भी हमने देख लिया कि हम कौन सा मिरर यूज़ कर रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर यूज़ कर रहे हैं। और ये भी हमको समझ आ गया कि क्यों कॉन्वेक्स मिरर यूज़ कर रहे हैं। ये वाले इमेज को देख के भी आपको चीज़ें याद रहेंगी।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ना ट्राई किया करो कि एक बार इमेज देख लो, एक बार उसका फ़ोटो देख लो कि किस टाइप का इमेज होता है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा याद रहेगा। रियर व्यू मिरर में भी हम समझ गए कि क्यों हम एक कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ करते हैं। पहला रीज़न है कि एक हमेशा इरेक्ट इमेज बनाएगा, और दूसरा रीज़न है कि ये एक वाइडर व्यू देगा मुझे। अब एक चीज़ और देखो कि कॉनकेव मिरर कब यूज़ करते हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, एक पेज ऐड करना। हाँ, अब एक चीज़ कि हम एक बार देख लेते हैं कि कॉनकेव मिरर में कैसे प्रॉपर्टी देख के हम डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ यूज़ होगा। अब देखो, सबसे पहले कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, एक ये कन्वर्जिंग मिरर है। कन्वर्जिंग मिरर, वो कैसा मिरर था, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर था। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इमेज की, ये एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, और ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज भी बनाता है। साइज़ जो इस इमेज का होता है वो इनलार्ज से लेके डिमिनिश्ड सारे हो सकते हैं। तो इसका मतलब कि इसमें जो इमेजेस बन रही हैं वो अलग अलग टाइप की हैं। ऑब्जेक्ट के पोजीशन के हिसाब से वो रियल और इन्वर्टेड होती हैं मैक्सिमम केस में, और एक केस में वो वर्चुअल और इरेक्ट भी हो जाती हैं जब वो फोकस के आगे रहता है, ये आपको पता होगा। और जो साइज़ ऑफ इमेज है वो भी वेरी करता है, वो इनलार्ज से लेके डिमिनिश तक हो सकता है। तो मुझे ये देखना होगा कि मुझे जब भी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, मुझे हमेशा इरेक्ट ही चाहिए। तो मैं फिर इस केस में ऐसे मिरर को यूज़ कर सकता हूँ? नहीं। क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि ऑब्जेक्ट का पोजीशन जैसे ही चेंज हो रहा है, इसमें इमेज की प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। इसीलिए हम लोग रियर व्यू मिरर में इसको यूज़ नहीं करते हैं। इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं, ये देखो कैसे केसेस में यूज़ होता है। शेविंग मिरर में। अब शेविंग मिरर में क्यों यूज़ होता है? शेविंग मिरर हम अपने चेहरे के बहुत पास रखते हैं, और वहाँ पे हमको कैसा इमेज चाहिए, अगर मैं शेव कर रहा हूँ तो मुझे अपने चेहरे का थोड़ा सा इनलार्ज इमेज चाहिए, तो इसीलिए इस वाली चीज़ को हम यूज़ करते हैं। अगर मुझे इनलार्ज इमेज चाहिए तो मैं एक कॉन्वेक्स मिरर तो नहीं यूज़ कर सकता हूँ ना। क्यों नहीं यूज़ कर सकता हूँ? क्योंकि इस केस में हमेशा ही डिमिनिश्ड इमेज बनता है। इनलार्ज इमेज बनाने के लिए मुझे कॉनकेव मिरर की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा कैसा केस है, डेंटिस्ट जो यूज़ करते हैं। डेंटिस्ट दांत का इमेज देखने के लिए कैसा मिरर यूज़ करते हैं? अगेन कॉनकेव मिरर। क्यों? क्योंकि उनको इनलार्ज इमेज देखनी है। तो देख रहे हो, अगर आपको प्रॉपर्टीज़ अच्छे से पता है ना, तो फिर आप भूलोगे कभी नहीं कि कहाँ पे फंस रहे हो, कहाँ पे कौन सा मिरर यूज़ करना था। आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यू जस्ट नीड टू नो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इमेज। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ अच्छे से पता है तो ये चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। अब ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया आपके लिए, बट एट द सेम टाइम इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। अगर करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। मेजरिंग डिवाइसेस पे हर बार ही क्वेश्चन आते हैं। तो पहले तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि कौन सा इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज़ करता है इलेक्ट्रिक करंट मेज़र करने के लिए। एमीटर। तो एमीटर इज़ द करेक्ट आंसर। अब यहाँ से हमको रिवीजन हमको यहाँ से ये चीज़ें करनी है कि सबसे पहले एमीटर, इसका काम क्या है? इसका काम है करंट को मेज़र करना। दूसरा, ये कनेक्ट कैसे होता है? ये कनेक्ट होता है सीरीज़ में। मतलब कि अगर आपकी ऐसे सर्किट है तो एमीटर को हम लोग यहाँ ऐसे सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। क्यों सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं? ताकि जितना भी करंट फ्लो हो रहा है वो सारा का सारा एमीटर से जाए, और एमीटर मुझे एक एक्चुअल रीडिंग दे कि सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है। दूसरा कौन सा डिवाइस है जो हम रिवाइज करेंगे? वो है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का क्या काम होता है? वोल्ट मीटर का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करना। मतलब कि अगर ये सर्किट है और मुझे पता करना हो कि ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो मैं एक पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाऊंगा और वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये मुझे बताएगा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब इसमें बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाना है कि कैसे काम करता है, इसका रेजिस्टेंस कितना होता है, क्योंकि उतने डिटेल में BPSC क्वेश्चन नहीं पूछता है।
मुझे क्या बस जानना है कि ठीक है सीरीज़ में इसको कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, इसका काम है पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करना। नेक्स्ट क्या है, पोटेंशियोमीटर, और एक है गैल्वेनोमीटर। पोटेंशियोमीटर का काम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, ईएमएफ को मेज़र करना। अब आप अगर बस इतना जान रहे हो तो यू विल बी ईजिली एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। पोटेंशियोमीटर के वर्किंग पे आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। और नेक्स्ट है आपका गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ करंट आपको नहीं बताता है, ये जस्ट आपको ये बताता है कि आपके सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ए गैल्वेनोमीटर इज एबल टू डिटेक्ट इवन ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। गैल्वेनोमीटर सर्किट में फ्लो करने वाले बहुत छोटे से छोटे करंट को भी मेज़र कर लेता है, ये बता देता है कि करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में। गैल्वेनोमीटर इस टाइप की डिवाइस होती है, ऐसे आपका यहाँ पे मीटर लगा रहता है, और जैसे ही आप इसमें से करंट फ्लो कराते हो ये डिफ्लेक्शन शो करता है, मतलब ये बार या तो ऐसे हो जाएगा नहीं तो ऐसे हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो इससे हमें बस ये पता चलता है कि यस द करंट इज़ फ्लोइंग इन द सर्किट, सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। एमीटर और गैल्वेनोमीटर में क्या फ़र्क हुआ, दोनों करंट ही मेज़र कर रहे हैं, लेकिन एमीटर जो है वो करंट कितना फ्लो कर रहा है ये बता देता है, गैल्वेनोमीटर जस्ट ये बताता है कि यस द करंट इज़ फ्लोइंग और नॉट फ्लोइंग। ठीक है, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग कहूँ या ऐसा कहूँ जो कि 2-3 तरीके से पूछा जाता है और हर बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि आंसर अलग अलग क्यों आ रहा है। टेस्ट सीरीज़ में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है और हर बार आप फंस जाते हो ड्यू टू वन रीज़न। तो एक बार पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ कि कैसे ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है और दोनों बार कैसे अलग अलग आंसर्स आते हैं। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं कि इलेक्ट्रिक वायर इज़ ऑफ लेंथ L, इट हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ R एंड द वायर इज स्ट्रेच्ड। अब यहाँ पे कीवर्ड है स्ट्रेच्ड, एंड नाउ द न्यू लेंथ इज 3L, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। मतलब कि एक तार है, तार का लेंथ था L, अब इस तार को खींच के 3 गुना लंबा कर दिया गया है, तो अब नए वायर का रेजिस्टेंस बताना है। तो पहले मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ, उसके बाद इसको समझाऊंगा। तो करेक्ट आंसर इज C, 9R हो जाएगा, मतलब कि रेजिस्टेंस जो है 9 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। चलो अब इसको समझते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ना 2 तरीके से पूछा जाता है। पहला तरीका है कि एक तार दी हुई है, एक वायर दी हुई है L लेंथ की, और बोला जाएगा कि अब दूसरी वायर है वो 2L लेंथ की है, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। ये पहला तरीका है, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन ये वाला नहीं पूछा गया है। ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, एक वायर है L लेंथ की, अब इस वायर को ही खींच के मैं 2L का कर दे रहा हूँ। दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ रहा है। ये वायर थी L लेंथ की, ये दूसरी वायर है जो 2L लेंथ की है, और ये वाला जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये वायर है L लेंथ की, इसी वायर को मैंने खींचा है जिसकी वजह से इसका लेंथ 2L हो गया है। अंतर आपको समझ आ रहा होगा। क्या अंतर है, यहाँ पे दूसरी वायर को यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे सेम ही वायर को मैं खींच के लंबा कर रहा हूँ। तो इस वाले केस में क्या होता है कि जो वॉल्यूम इस वायर का है वही वॉल्यूम इस वायर का होगा, जिसकी वजह से वायर जो है पतली हो जाती है। पतली होने का मतलब है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। मतलब अगर ये जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया A था, तो यहाँ पे अगर 2L कर दिए हैं तो ये हो जाएगा A/2। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस जिसकी वजह से आंसर में अंतर आता है। तो अगर आपका आंसर यहाँ पे 9R नहीं आया था, 3R आया था, दिस मीन्स कि आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा नहीं। चलो अब एक बार देखते हैं कि एक बेसिक फार्मूला आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू ρL/A, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, और ये आपको पता रहेगा तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। वायर की लेंथ कितनी है L, और इसको खींच के कितना किया गया है 3L। अगर मैं वायर को खींच के 3L कर रहा हूँ तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो A/3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहना चाहिए। तो A था ये, और ये कितना हो गया A/3। तो रेजिस्टेंस जो चेंज रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ρL की जगह 3L और A की जगह A/3। दैट मीन्स R डैश इज इक्वल्स टू ρ 9
9L/A, इसको लिख सकते हैं R डैश इज इक्वल्स टू 9R, मतलब कि 9 टाइम्स इंक्रीज कर रही है। यही अगर नई वायर होती, मतलब कि वायर को स्ट्रेच नहीं किया गया होता, तो ये फैक्टर नहीं आया होता, जिसकी वजह से आंसर आ रहा होता R डैश इज इक्वल्स टू 3R। तो आपको ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए दिया है ताकि वंस एंड फॉर ऑल आपका ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर हो जाए कि ये दोनों क्वेश्चन कैसे डिफर करते हैं। ठीक है, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर इंडियन मैपिंग। अब देखो, मेरा मोटिव ये रह रहा है कि नेक्स्ट जितने भी 4-5 सेशंस में मैं आपका फिज़िक्स कंप्लीट करा दूं, मैं आपका इंडियन मैपिंग कंप्लीट करा दूं और पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करा दूं। तो ये 3 सब्जेक्ट्स के ही आप देखोगे मिक्स ऑफ क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ। पहले 4 क्वेश्चन फिज़िक्स के होते हैं, अगले 2-3 क्वेश्चन आपके इंडियन मैपिंग के होते हैं और लास्ट के 2-3 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के होते हैं। तो ये सारे कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट टॉपिक्स में हम लोग एंटर करेंगे। इसके अलावा जो बाकी के आपके CBS चल रहे हैं उसमें आपकी हिस्ट्री वगैरह कंप्लीट हो रहे हैं। सो दिस इज़ द वे वी विल इंश्योर कि आपके 300+ टॉपिक्स कवर हो जाएं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, मतलब कि इसमें आपको हिल का नाम दिया गया है और वो कौन से स्टेट में है ये दिया गया है, और आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली। नॉट को भाई मैच कर लिया करो, हाईलाइट कर लिया करो, सर्किल कर लिया करो। इसकी वजह से अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो बहुत दुख होता है एग्ज़ाम के बाद। फिर वो आप एक नंबर जो आप जोड़ते हो ना कि 1 नंबर की वजह से मिस हुआ, तो वो 1 नंबर यहाँ है। ठीक है, चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन कौन से हिल्स दिए हैं? सतमाला हिल्स दिया गया है, गुरु शिखर दिया गया है, बाबा बुदान हिल्स दिया गया है, पालनी हिल्स दिया गया है। स्टेट्स कौन कौन से दी गई हैं? महाराष्ट्र दी गई है, गुजरात दी गई है, कर्नाटका दी गई है और तमिलनाडु दिया गया है। हमारा एम क्या होगा कि हम राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन सारे स्टेट्स के इम्पॉर्टेंट पीक्स को रिवाइज़ कर लें। बट बिफोर डूइंग दैट हम क्या बताएंगे आपको कि इसमें करेक्टली मैच कौन सा नहीं है। तो आंसर इज़ बी, गुरु शिखर गुजरात में नहीं है, गुरु शिखर राजस्थान में है। ठीक है, चलो अब पहले मैप पे हम सबको रिवाइज़ कर लेते हैं। तो वी विल स्टार्ट विथ राजस्थान। राजस्थान में यहाँ पे क्या है? दीज आर अरावली, और यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट पीक आपको याद रखनी है वो है गुरु शिखर। ठीक है, नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात में यहाँ पे आपके क्या है? मांडव हिल्स, और यहाँ पे आपका है गिरनार। मांडव हिल्स आपको इसलिए भी याद रखने हैं क्योंकि मांडव हिल्स में रेडियल ड्रेनेज देखने को मिलता है। रेडियल ड्रेनेज कैसे ड्रेनेज को बोलते हैं? जहाँ पे एक सेंटर पॉइंट से रिवर्स निकल रही हूँ। मांडव हिल्स जिसने भी मैपिंग की क्लास की है मेरे साथ उसको पता होगा कि मांडव हिल से कौन कौन सी रिवर्स निकलती हैं। और ये गिरनार क्यों इंपॉर्टेंट है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ गुजरात। ठीक है, तो क्या 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 देखा अभी तक हमने? एक हमने देखा अरावली, दूसरा हमने देखा गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है राजस्थान की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, तो ये हमारा राजस्थान हुआ, ये हमारा गुजरात हुआ। नेक्स्ट इज़ योर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या क्या याद रखना है? महाराष्ट्र में आपको सबसे पहले याद रखना है कि दिस इज़ योर गविलगढ़। उसके नीचे है आपका अजंता रेंज, उसके बाद है आपका बालाघाट, उसके बाद है आपका हरिश्चंद्र रेंज, उसके बाद एक आपका यहाँ है सतमाला रेंज जो आपका क्वेश्चन में था। 2 इम्पॉर्टेंट पीक्स हैं जो आपको याद रखनी है। फर्स्ट इज़ कलसूबाई। कलसूबाई इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र। दूसरा महाबलेश्वर। अब आपके लिए पहला क्वेश्चन, आपको नंबर 1 डाल के इसका आंसर देखना है। विच ऑफ द, कौन सी रिवर महाबलेश्वर से ओरिजिनेट करती है? विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम महाबलेश्वर? इसका आपको आंसर देना है। अब देखो, आंसर देना ना देना आपके हाथ में है, लेकिन अगर आप आंसर देते हो तो आपको ये ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। नहीं दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इफ़ यू वांट द मैक्सिमम रिटेंशन तो आपको आंसर देना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या क्या कर लिया? सबसे पहले हमने किया राजस्थान। राजस्थान में हमने ये गुरु शिखर याद किया।
अरावली रेंज याद किया। उसके बाद हम आए गुजरात में हमने मांडव हिल्स याद किए, यहाँ पे हमने देखा कि रेडियल ड्रेनेज होता है। उसके बाद हम आए गिरनार पे, गिरनार गुजरात की हाईएस्ट पीक है। उसके बाद हम आए महाराष्ट्र में हमने देखा गविलगढ़, अजंता, उसके बाद बालाघाट, फिर हरीशचंद्र, सतमाला रेंज। 2 इंपॉर्टेंट पीक्स देखी हमने, कौन कौन सी, कलसूबाई और महाबलेश्वर। कलसूबाई मैंने आपको बताई कि हाईएस्ट पीक है यहाँ की, और महाबलेश्वर से मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी रिवर ओरिजिनेट करती है। चलो अब आगे चलते हैं। कहाँ हो गया हमारा, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया। अब आते हैं कर्नाटका पे। कर्नाटका में आपको 4 चीज़ें याद रखनी है। पहला है बाबा बुदान हिल्स, उसके बाद है आपका मुलियानगिरी, उसके बाद है आपका कुद्रेमुख, और एक है आपका ब्रह्मगिरी। आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2, बाबा बुदान हिल्स और किस चीज़ के लिए फेमस है? बाबा बुदान हिल्स और किस चीज़ के लिए फेमस है? यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। दूसरा क्वेश्चन, ब्रह्मगिरी से कौन सी रिवर ऑरिजिनेट करती है? यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ये 2 चीज़ें आपको मुझे बतानी है। नेक्स्ट आगे कौन सा हमको देखना था? ये वाला एरिया देखना है। यहाँ पे है आपकी नीलगिरी हिल्स, उसके बाद है आपकी अन्नामलाई हिल्स, और उसके बाद है आपकी कार्डमम हिल्स। नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, 2 इंपॉर्टेंट पीक्स, सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज़ योर डोडा बेट्टा और सेकंड इज़ योर अनाईमुड़ी। कौन सी 2 इंपॉर्टेंट पीक्स बताई मैंने? डोडा बेट्टा एंड अनाईमुड़ी। आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4, डोडा बेट्टा और अनाईमुड़ी में ज़्यादा हाइट किसकी है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि डोडा बेट्टा और अनाईमुड़ी में ज़्यादा हाइट किसकी है? ठीक है। सो इन दिस वे वी कंप्लीटेड। राजस्थान देखा हमने, गुजरात देखा हमने, महाराष्ट्र देखा हमने, कर्नाटका देखा हमने, और हमने ये वाला पार्ट भी देखा। ऐसे ही जब नेक्स्ट CBS आएगा तो बाकी के रेंजेस मैं कराऊंगा। इसके पहले मैं आपको ऑलरेडी ये वाला पार्ट पूरा करा चुका हूँ। अब ये वाला पार्ट मैंने करा दिया। थोड़े से कुछ रेंजेस आपकी इस साइड में रहते हैं, वो नेक्स्ट CBS की जो वीडियो आएगी उसमें मैं एक क्वेश्चन लेके आपका करा दूंगा। इन दिस वे जितनी भी इंपॉर्टेंट पीक्स हैं आपकी इंडिया की, वो सारी आपकी कवर हो जाएंगी थ्रू CBS। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अगेन इनकरेक्ट को मुझे क्या कर लेना है? सर्किल कर लेना है। मुझे बिल्कुल ध्यान रखना है कि मैं इनकरेक्ट एकदम ध्यान से देख रहा हूँ, और इसकी वजह से मेरा क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा है कि आई एम सीइंग कि करेक्ट को मार्क करके आ जा रहा हूँ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? श्योक रिवर इज नोन एज द रिवर ऑफ डेथ एंड इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। रिवर झेलम ओरिजिनेट फ्रॉम स्प्रिंग एट वेरीनाग इन साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर वैली। Indus Water Treaty signed between India and Pakistan on 9 September 1960. Zaskar and Shyok are the tributaries of river Chenab. Before going into the details, before going into the explanation, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सही आंसर कौन सा होना चाहिए। तो इनकरेक्ट पूछा है, इसलिए द करेक्ट आंसर इज ये, जास्कर और श्योक नदी चेनाब नदी की सहायक नदियाँ हैं। दिस इज़ रॉन्ग। अब वाई दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, आपसे ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया है? पहला, आपको इंडस रिवर सिस्टम रिवाइज करने के लिए। दूसरा, आपको ये बताने के लिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंडस रिवर सिस्टम, इंडस वाटर ट्रीटी जो है, सॉरी इंडस रिवर सिस्टम कह रहा हूँ, इंडस वाटर ट्रीटी जो है न्यूज़ में थी। अब इंडस रिवर वाटर ट्रीटी अगर न्यूज़ में है तो इससे आपका स्टैटिक का क्वेश्चन लिंक करके पूछा जा सकता है। तो करंट अफेयर्स को लिंक करके आपको अपना स्टैटिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने करंट अफेयर्स पे कितनी पकड़ बनाई हुई है। करंट अफेयर्स के लिए आप भले ही 50 तरीके की चीज़ें कर लो, आप ये मैगज़ीन पढ़ लो, वो मैगज़ीन पढ़ लो, लेकिन अगर आपको एक होलिस्टिक कवरेज नहीं है, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ आए हैं, तो फिर करंट अफेयर्स को याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। करंट अफेयर्स में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टैंडर्ड सोर्सेज से काम करो।
सिर्फ मैगज़ीन रटने से नहीं होता है। अगर उसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो अब आप बोलोगे कि आप एडवर्टीज़मेंट कर रहे हो, आप 10 तरह की चीज़ें मुझे ऐड में बता रहे हो, तो इट इज़ नॉट द फैक्ट। अगर मैं आपका स्टैटिक स्ट्रॉन्ग करा रहा हूँ तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप करंट के जो 30 सवाल आते हैं उसमें भी एटलीस्ट 22-23 तो सही करके आओ ही, और ये 22-23 सिर्फ इस कोर्स से हो जाएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि 22-23 ही होंगे, लेकिन 22-23 इतने लो हैंगिंग फ्रूट है ना। अगर आप सही सोर्स से कर रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप करेक्ट सोर्सेज से कर रहे हो। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट ऐसे हो गए हैं कि उनको अच्छा सोर्स मिलता है तो वो फिर आगे उसको पास ऑन नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार कंपटीशन बढ़ेगा। CBS की कमेंट्स में ही मैंने देखा कि कितने लोगों ने ये लिखा है कि सीरीज़ बहुत अच्छी है लेकिन हम अपने फ्रेंड्स को नहीं बता रहे क्योंकि इससे कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो इसलिए फिर हमें बताना पड़ता है कि प्लीज़ करंट अफेयर्स आप इस कोर्स से कर लीजिएगा। इस सोर्स से करने से 30 में से 22-23 आपके इतने ईजिली सही हो जाएंगे विदाउट गिविंग टू मच ऑफ एफर्ट। करंट अफेयर्स के लोग 3-3 4-4 मैगज़ीन रटते रहते हैं और मार्क्स उनके लास्ट में आते हैं 10 और 20 क्वेश्चन वो गलत करके आ जाते हैं। तो वैसे करंट अफेयर्स करने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, चलो अब बात यहाँ पे ये आई कि हमको इंडस रिवर सिस्टम को एक बार रिवाइज़ कर लेना चाहिए। इंडस रिवर सिस्टम को रिवाइज़ करने के लिए मैं क्विकली आपको एक बार बना के दिखा दूंगा इंडस रिवर सिस्टम बनती कैसी है और उसके थ्रू आपको चीज़ें कैसे याद रखनी है। 2-3 चीज़ें हैं। पहले सारी रिवर्स आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी रिवर्स हैं। इंडस है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। फिर इनका ये पता होना चाहिए कि कौन सी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है। ठीक है, फिर इनका सीक्वेंस भी पता होना चाहिए। तो जिसने क्लास की है मैपिंग की वो तो भाई 2 मिनट में इंडस रिवर सिस्टम बना लेगा, लेकिन मैं आपको क्विकली एक बार दिखा दे रहा हूँ। चलो, यहाँ से स्टार्ट होती है सबसे पहले रिवर इंडस। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होती है? बोखारछू ग्लेशियर से। इंडस रिवर की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। कौन सी ट्रिब्यूटरी है? सबसे पहली है श्योक। श्योक की अपनी 2 ट्रिब्यूटरी हैं, नुब्रा और गलवान। न्यूब्रा एंड गलवान श्योक की अपनी ट्रिब्यूटरीज हैं। क्यों बता रहा हूँ मैं? क्योंकि एज इट इज़ NCERT में मेंशन्ड है और किसी दिन भी आपसे पूछ लिया जाएगा और आप फिर फंस जाओगे कि ये मुझे पता नहीं है। इंडस रिवर की 2 और ट्रिब्यूटरी है, एक है जास्कर और एक है द्रास। जास्कर एंड द्रास। ठीक है, ये हो गई आपकी इंडस। इधर से आती है आपकी सतलज। ठीक है, सतलज कहाँ से ओरिजिनेट करती है? सतलज आपकी ओरिजिनेट करती है राकसताल से। ठीक है, उसके बाद 2 रिवर्स आती हैं, एक आती है चंद्रताल से, एक आती है सूरजताल से। चंद्रताल से आती है चंद्रा और सूरजताल से आती है भागा। ये दोनों मिलके बनाती हैं चेनाब। ठीक है, चेनाब को आके हमने ऐसे मिला दिया। फिर एक है रोहतांग पास। रोहतांग पास से 2 रिवर ओरिजिनेट करती है, एक है आपकी ब्यास और दूसरी है आपकी रावी। ठीक है, ब्यास और रावी हो गई। वेरीनाग एक जगह है, वहाँ से आपकी निकलती है रिवर झेलम। झेलम आके यहाँ मिलती है। ये आपका बन गया इंडस रिवर सिस्टम। 4 से 5 बार इसको बनाओगे आपको पूरा याद हो जाएगा। क्या क्या इसमें हमने याद किया? सबसे पहले देखा हमने इंडस कहाँ से निकलती है। इंडस निकलती है बोखारछू ग्लेशियर से। इंडस रिवर की हमने कुछ ट्रिब्यूटरी देखी। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी देखी? हमने देखी श्योक देखी, द्रास देखी और जास्कर देखी। श्योक की अपनी 2 ट्रिब्यूटरीज थी, नुब्रा और गलवान। उसके बाद हमने देखा सतलज को। सतलज कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा था? राकसताल से। उसके बाद हमने देखा चंद्रताल और सूरजताल से 2 रिवर्स निकल रही हैं, एक है चंद्रा, एक है भागा। एक है चंद्रा, एक है भागा, दोनों मिलके बनाती हैं चेनाब। और ये दोनों कहाँ में मिलती हैं? बारालाचला पास पे। बारालाचला पास पे। ठीक है, यहाँ से फिर ये दोनों बन जाती हैं चेनाब। फिर एक हमने रिवर देखी झेलम। झेलम कहाँ पे बन रही है? वेरीनाग एक जगह है, वेरीनाग के पास से बनती है। फिर हमने देखा रोहतांग पास। रोहतांग पास से 2 रिवर्स निकल रही हैं, कौन कौन सी? रावी और ब्यास। रावी इधर आके मिलती है, ब्यास यहाँ आके मिलती है। एंड दिस कंप्लीट्स योर इंडस रिवर सिस्टम। तो बहुत ईजी है,
बहुत आराम से याद किया जा सकता है अगर आप इसको सही से बना रहे हो, जिस तरीके से मैंने आपको बना के दिखाया है। जो रेगुलर क्लासरूम के स्टूडेंट्स हैं उनको इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आई एम एज्यूमिंग। और प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस चीज़ को दोबारा से 1-2 बार बना ले रहे हो एग्ज़ाम के पहले। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमरकंटक इज द सोर्स हेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। अमरकंटक से कौन कौन सी रिवर्स निकलती हैं। अब इसमें एक लिस्ट ऑफ मतलब सेट ऑफ रिवर्स दी हुई, जैसे महानदी, ताप्ती, सोन, फिर यहाँ सोन, नर्मदा, जोहिला। अब बिफोर कमिंग टू द आंसर एक चीज़ आपको सिखाता हूँ कि ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करना है। लेट सपोज कि मुझे ये नहीं पता है, कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी, जैसे कि महानदी का आपको सोर्स पता होगा, सिहावा माउंटेन है। ठीक है, सुबर्ण रेखा आपको पता होगी कि ये इस साइड की रिवर है, तो अमरकंटक इसका सोर्स नहीं होने वाला है। तो दिस मीन्स कि आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन ई एलिमिनेट हो गया। जैसे ही आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करते हो, आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे ही करोगे, नो मैटर कि आपको इन दोनों के बारे में कुछ पता है कि नहीं। आपने 2 ऑप्शन अगर 100% श्योर होकर एलिमिनेट कर दिए कि ये दोनों ऑप्शन तो गलत हैं, तो फिर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे ही, क्योंकि एग्ज़ाम में ये नहीं होने वाला है कि 150 में 130 क्वेश्चन के आपको श्योर शॉर्ट आंसर पता होंगे। आपको एलिमिनेशन, आपको डिडक्शन करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो मैंने ए और डी को एलिमिनेट कर दिया। अब मैं और क्या दिमाग लगा सकता हूँ, मैं ये दिमाग लगा सकता हूँ, जैसे मुझे जोहिला के बारे में शायद नहीं पता हो, मुझे केन बेतवा के बारे में शायद नहीं पता हो, लेकिन सोन ओरिजिनेट करती है अमरकंटक से, ये आपको पता होगा। नर्मदा ओरिजिनेट करती है अमरकंटक से, ये आपको पता होगा। तो इस ऑप्शन में मुझे दिख रहा है कि 2 तो श्योर शॉट पता है मुझे कि ओरिजिनेट करती हैं। इसमें मुझे 2 में डाउट है, तो मैं किसके साथ जाऊँगा, बी के साथ जाऊँगा। आई एम नॉट सेइंग कि एग्ज़ाम में एग्जैक्टली आपके साथ ऐसा होगा, लेकिन इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, आपका नॉलेज बेस काफ़ी ज़्यादा है, तो आप बहुत आराम से सही ऑप्शन पे ही जाओगे। ठीक है, तो इसका आंसर भी बी ही है। ठीक है, सोन, नर्मदा, जोहिला, ये तीनों रिवर्स जो हैं अमरकंटक से ओरिजिनेट करती हैं। सही आंसर तो पता चल गया, लेकिन अब काम क्या करना है हमें ये काम करना है कि हम अलग अलग जो भी इसमें रिवर्स दी थी उनका एक बार ओरिजिन देख लें, वो कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट करती हैं। पहली चीज़, पहली रिवर महानदी कहाँ ओरिजिनेट करती है, सिहावा माउंटेन्स। फिर है ताप्ती, ताप्ती कहाँ ओरिजिनेट करती है, सतपुरा हिल रेंज से। फिर सोन, सोन किधर, अमरकंटक। नर्मदा अमरकंटक, जोहिला अमरकंटक। फिर केन, केन ये कैमूर रेंज कह लो या एक जगह है यहाँ से अगीवान। ठीक है, बेतवा ये विंध्या माउंटेन से। फिर सुबर्ण रेखा ये करती है छोटा नागपुर प्लेटो से। तो इतनी चीज़ आपकी यहाँ से रिवाइज होनी चाहिए थी, कौन सी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, और थोड़ा सा आप ये भी देख लो कि उसकी लोकेशन कहाँ पे है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इतना थोड़ा सा 5-10 मिनट एक क्वेश्चन को आप दे सकते हो। 5-10 मिनट तो ज़्यादा कह दी मैंने, 2-4 मिनट एक क्वेश्चन को आप दे सकते हो। अब यहाँ से एक जो मेजर टेक अवे लेके हम गए वो ये था कि मुझे ऑप्शंस एलिमिनेट करने आने चाहिए। मुझे टेस्ट में ये ज़रूर चेक करने की ज़रूरत है कि मैं कितने ऑप्शंस को एलिमिनेट करके उनके सही आंसर पे पहुँच रहा हूँ। अब जैसे क्या करना होगा कि 150 क्वेश्चन आते हैं, इस 150 में आपको 80-85 मतलब 80-85 आपको हो सकता है कि सही सही आते होंगे, लेकिन सिर्फ इतना करके आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आपको क्या करना होगा, इसके बाद ऑप्शन डिडक्शन पे जाना होगा। ऑप्शन डिडक्शन पे जाने के लिए मान लो आपने 4 में से 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। अब ऐसे क्वेश्चन को जब आप एलिमिनेट करोगे, ऐसे ऑप्शन क्वेश्चन को जब आप अटैम्प्ट करोगे, तो आप अपने क्वेश्चन पेपर में उसको अलग कलर से टिक करोगे। अलग कलर से टिक करने पे क्या होगा, जब आप घर पे आके उसका एनालिसिस करोगे तो आप ऐसे क्वेश्चन को काउंट करोगे कि सपोज़ करो मैंने 20 क्वेश्चन में डिडक्शन लगाया, एलिमिनेशन लगाया, इंटेलिजेंट गेसिंग लगाई। अब इस 20 क्वेश्चन में मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए, 15 क्वेश्चन मान लो मेरे सही हुए। इसका ये मतलब है
कि अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ तो मेरे रिस्क लेने पे सही क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मतलब अच्छे क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर मेरे 20 में से 10 सही हुए तो भी मैं अच्छे स्कोर पे जा रहा हूँ, मतलब पॉजिटिव में ही रह रहा हूँ। लेकिन अगर 20 में से मेरा 2 ही सही हुआ, दैट मीन्स कि आई नीड टू वर्क ऑन माई एलिमिनेशन टेक्निक। और ऐसा मैक्सिमम केस में तभी होता है जब जैसे आपने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट किया और करेक्ट ऑप्शन आंसर जो था इन 2 ऑप्शन में से ही था, तभी ये वाला कंडीशन होता है। नहीं तो यूजुअली आप इसी रेंज में लाई करोगे। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि थोड़ी सी आप क्वालिटी टेस्ट सीरीज़ लगाओ। जो 10 जगह से कॉपी होकर टेस्ट सीरीज़ बन रही है उसमें ये एलिमिनेशन भी नहीं लगेगी, ये काम भी नहीं करेंगी टेक्निक्स। तो इसके लिए अगले संडे को सिमुलेटर टेस्ट 2 होने वाला है। सिमुलेटर टेस्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है, तो इस टेस्ट को आप ज़रूर दोगे, क्योंकि सिमुलेटर का मतलब ये है ना कि एक्चुअल जो टेस्ट का इन्वायरमेंट है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, एक्चुअल जो टेस्ट पेपर आ सकता है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और ये क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पे आप अपनी एलिमिनेशन टेक्निक को काम करके देख सकते हो। ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप फाइनल एग्ज़ाम डायरेक्ट गए और उसी दिन आप सोच रहे हो कि ठीक है उस दिन मैं ट्राई कर लूँगा। ये सारी टेक्निक्स, ये सारे तरीके आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले एटलीस्ट 2 से 3 बार 10 बार प्रैक्टिस करके जाना होगा। तब आपको समझ आएगा कि ठीक है मेरी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कितनी है, मैं रिस्क लेता हूँ तो मेरे कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, कितना मैं ले सकता हूँ रिस्क, कितना मैं नहीं ले सकता हूँ रिस्क। तो ये सब आपको एक्चुअल इन्वायरमेंट में चेक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो फॉर दिस यू हैव टू गिव प्रॉपर टेस्ट, क्वालिटी टेस्ट। वो जो कॉपी पेस्ट होके टेस्ट बन रहे हैं उनसे नहीं हो पाएगा ये काम। ठीक है, चलो मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये आ रहे हैं पॉलिटी के। ठीक है, सबसे पहले हमने फिजिक्स किया, फिजिक्स के बाद हमने मैपिंग थोड़ी सी की, अब हम कर रहे हैं पॉलिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ एन ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट टू अ पर्सन who has detained another person to produce the body of letter before it for examining the cause and legality of detention. Which of the following writs is being talked about? यहाँ पे 4 रिट्स दिए हैं, एक रिट के बारे में आपको समझाया है और पूछा है कि कौन से रिट की बात हो रही है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रोड्यूस द बॉडी से ही आपको समझ आ गया होगा कि हेबियस कॉर्पस की बात हो रही है। तो यहाँ से हमको आंसर पता है कि हेबियस कॉर्पस की बात हो रही है, क्योंकि उसकी बॉडी को प्रोड्यूस करने की बात हो रही है। कब बात हो रही है? जब अनऑथोराइज्ड डिटेंशन हो, लीगैलिटी ऑफ डिटेंशन को चेक करने की बात हो, तो कोर्ट आपको ऑर्डर देता है कि इसकी बॉडी प्रोड्यूस कीजिए और बताइए कि इसको क्यों डिटेन किया गया। अब आंसर बहुत इजी था, क्वेश्चन भी बहुत इजी था, लेकिन हमारा काम क्या है कि हम सारे रिट्स को एक बार रिवाइज कर लें। सबसे पहला रिट कौन सा हम रिवाइज करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है? प्रोहिबिशन एंड सर्जरी। ठीक है, अब इसको याद ऐसे किया करो ना, ये याद होगा ऐसे, प्रिकॉशन, प्रिवेंशन एंड क्योर। प्रिवेंशन क्या होता है कि हम बीमारी होने के पहले ही कुछ उस पर काम कर लें, उसके प्रिवेंट कर ले बीमारी को। और क्योर क्या होता है कि बीमारी अब हो चुकी है, अब उसके बारे में कुछ उसका इलाज करना है। तो यही दोनों बेसिक डिफरेंस प्रोहिबिशन और सर्जरी में यही है। प्रोहिबिशन क्या होता है कि एक लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट किया जाता है कि आप इस केस में जजमेंट नहीं दोगे क्योंकि ये आपके ज्यूरिसडिक्शन से बाहर की चीज़ है। मतलब मैं बहुत बेसिक लेमन टर्म्स में बता रहा हूँ, जो आपसे बीपीएससी पूछेगा, इससे ज़्यादा वो टेक्निकलिटी में नहीं जाएगा। ठीक है, तो प्रोहिबिशन क्या हुआ कि लोअर कोर्ट को एक हायर कोर्ट ऑर्डर देता है कि यू विल नॉट गिव जजमेंट बिकॉज दिस इज़ आउटसाइड योर जुरिसडिक्शन, तो उसने प्रोहिबिट कर दिया। और सर्जरी क्या होगा कि ऑर्डर आ चुका है, अब उस ऑर्डर को क्वैश किया जा रहा है। ठीक है, तो प्रोहिबिशन और सर्जरी में आप डिफरेंस समझे, इट इज़ सिमिलर टू प्रिवेंशन एंड क्योर। ठीक है, 2 रेट्स ये हो गई। अगली रेट है मैंडेमस। मैंडेमस को इसको कहते हैं, मैंडेमस है वीक कमांड। ये ऐसी पब्लिक अथॉरिटी को दिया जाता है ताकि वो अपनी ड्यूटी को फुलफिल करे। मान लो कि मेरे घर पे कल वाटर बोर्ड ने पानी देना बंद कर दिया गया। अगर वो वाटर बोर्ड मेरे घर में पानी देना बंद कर देता है तो मैं अगर कोर्ट जाऊंगा तो कोर्ट वाटर बोर्ड को ऑर्डर देगा कि आप इनके घर में पानी क्यों नहीं दे रहे हो, इनकी राइट है और इनको पानी मिलना चाहिए।
तो ये जो रिट इशू होगा दिस विल बी मैंडेमस, क्योंकि इसमें कोर्ट पब्लिक अथॉरिटी को कमांड कर रहा है कि आप ये काम करिए, ठीक है। इट इज़ इशूड टू ए पब्लिक अथॉरिटी टू डू इट्स ड्यूटी, उसकी ड्यूटी को करने के लिए एक पब्लिक अथॉरिटी को कोर्ट ऑर्डर देता है, वी कमांड, ठीक है। अगला है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस कब इशू किया जाता है? जब किसी पर्सन को इलीगल तरीके से डिटेन कर लिया गया हो, टू प्रोड्यूस द बॉडी, टू प्रोड्यूस द बॉडी। आई गेस हेबियस कॉर्पस सबसे इजी हो गया है, क्योंकि एन नंबर ऑफ मूवीज़ और टीवी सीरीज़ में इसके बारे में बोला जाता है, तो हेबियस कॉर्पस तो बहुत ईजिली सबको पता रहता है। मेन जो दिक्कत आती है ना वो यहाँ रहती है कि प्रोहिबिशन क्या है, सर्जरी क्या है। मैंडेमस में भी थोड़ी बहुत इशू होता होगा, लेकिन हेबियस कॉर्पस आई डोंट थिंक कि आपको कोई इशू होगा। और दूसरा लास्ट जो रिट है दैट इज़ को वारंटो। को वारंटो का मतलब होता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी आर यू सिटिंग ऑन दिस पोजीशन, किस अथॉरिटी से आप यहाँ पे इस पब्लिक सीट पे बैठे हो। तो ये कोर्ट तब इशू करता है जब किसी प्लेस पे, किसी पब्लिक अथॉरिटी पे कोई ऐसा पर्सन बैठा हो जो वहाँ के लिए सही नहीं है। सही नहीं एज एन कि वहाँ पे किस अथॉरिटी से बैठा है। मान लो कि कोई गलत आदमी आरओ की पोजीशन में बैठा हो, मतलब कि वो वहाँ पे सेलेक्टेड नहीं था, वो बस हड़प लिया है उस सीट को, ठीक है। अगर किसी पब्लिक ऑफिस को कोई पर्सन हड़प लेता है तो वहाँ पे को वारंटो इशू किया जाता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी आर यू सिटिंग ऑन दिस पोजीशन, ठीक है। तो कौन कौन सी रिट्स हुई? एक प्रोहिबिशन हुई, एक सर्जरी हुई, मैंडेमस हुआ, हेबियस कॉर्पस हुआ, को वारंटो हुआ। अगर इससे रिलेटेड बस आप कीवर्ड्स भी याद रखते हो ना तो बहुत ईजिली आप क्वेश्चन को सही करके ले जाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the Indian Constitution, the principle of separation of judiciary from the executive, aimed at ensuring judicial independence in the subordinate judiciary, is explicitly mentioned under। अब अगेन क्वेश्चन के लेंथ को इंक्रीज किया गया है, लैंग्वेज को चेंज किया गया है, लेकिन सिंपल ये पूछना चाह रहा है कि सेपरेशन ऑफ पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन्ड है। इज इट मेंशन्ड अंडर फंडामेंटल राइट्स? Is it mentioned under directive principle of state policy? Is it mentioned under preamble of the Indian Constitution? या ये 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में mentioned है? तो बहुत ही आसान सा आंसर है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये mentioned है। अब इसके साथ क्विकली क्या रिवाइज करेंगे हम कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ mentioned है, मतलब कौन से पार्ट में है। तो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 का मतलब पार्ट 3 में है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4, ये जस्टिसिएबल, ये नॉन जस्टिसिएबल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जस्ट एक प्रिंसिपल्स ले डाउन करते हैं गवर्नमेंट ऑफ द डे के लिए कि आपको पॉलिसीज़ इस तरीके से बनानी चाहिए। और फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? हमारी ऐसी राइट्स जिसके लिए हम लायबल हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, जिसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, ठीक है। 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, ठीक है। तो ये एक क्विक रिवीजन भी हुआ, इजी क्वेश्चन था, ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। देखो एग्जाम में क्वेश्चन 3 तरह के आते हैं, इजी, मॉडरेट, हार्ड। इजी वाले आप बिल्कुल गलत नहीं करोगे, कोई भी उपचार नहीं है उसके बाद। मॉडरेट वाले आप ट्राई करोगे कि आप जितने ज़्यादा सही कर सको उतने सही करो, यहीं से आपका सिलेक्शन डिसाइड होता है, यहाँ से आपका रिजेक्शन डिसाइड होता है। अगर आपने इजी क्वेश्चन गलत किया तो आप बहुत नियर जाते जा रहे हो कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और ये जो हार्ड क्वेश्चन है इनको आपको डक करना आना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है ये हार्ड क्वेश्चन दिया गया है तो इसके पीछे मुझे नहीं भागना है, मेरा सिलेक्शन इतनी दूर से ही हो जाएगा, ठीक है। तो दिस वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन और ये गलत नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अ इजी क्वेश्चन, ये भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विथ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। क्यों दिया गया है ये क्वेश्चन? क्योंकि बहुत तेज़ कन्फ्यूज़न होता है इन दोनों आर्टिकल में कि 15 का मैटर क्या था, 16 का मैटर क्या था, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट किस में मेंशन था और किस में डिस्क्रिमिनेशन मेंशन था। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, इसी वजह से ये वाला क्वेश्चन दिया है मैंने, ताकि वंस एंड फॉर ऑल आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। आर्टिकल 14 किस चीज़ से? आर्टिकल 14 इज़ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है।
ये तो सबको याद रहता है। आर्टिकल 15 जो है, दिस इज़ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन RRCSP, मतलब कि RRCSP का मतलब रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो इस तरह से आपको याद रहना चाहिए कि 15 जो है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन RRCSP के लिए है, ठीक है। 16 अब आता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पहले आप यहाँ से डिस्क्रिमिनेशन दूर करोगे, उसके बाद ही आप पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पे आओगे। पहले बेसिक चीज़, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 किसके लिए है? अनटचेबिलिटी के लिए। 18 किसके लिए है? टाइटल्स के लिए। तो ये जो एरिया है ना, एक ये वाला एरिया और एक आर्टिकल 20, 21, 22 और 23 ये वाला एरिया, दोनों ही कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि आपको पता नहीं है, इसलिए क्योंकि आगे पीछे के आर्टिकल मिक्स होने लगते हैं। तो आप इन पे स्पेशल ध्यान दोगे। 14 तो याद होगा, 15 याद रखोगे कि डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन RRCSP, 16 याद रखोगे कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, 17 याद रखोगे कि अनटचेबिलिटी रिलेटेड, और 18 याद रखोगे टाइटल्स के लिए। अब पूरा आर्टिकल नहीं याद रखने की ज़रूरत है, जस्ट इफ़ यू रिमेंबर द कीवर्ड्स, आप बहुत आराम से क्वेश्चन को सही कर लोगे। सो दिस 10 क्वेश्चन, इनके थ्रू हमने एटलीस्ट अपने 30 to 35 टॉपिक्स को कवर कर लिया है। वी विल सी अगेन यू इन द नेक्स्ट CBS सेशन। तब तक कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग। थैंक यू वेरी मच।